Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. Guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं वेव होते हैं क्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेव जो है एक प्रकार से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में। यानी कि वेव जो है एक विक्षोभ होते हैं जो कि एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं किसी माध्यम में। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रांसफर्स wave is a disturbance that transfers energy and momentum from one point to another point in a medium। यानी कि वेव जो हैं एक ऐसा विक्षोभ होते हैं जो कि एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक माध्यम में ट्रांसफर करते हैं। वेव क्या होते हैं, तो वेव जो है एक ऐसा विक्षोभ है जो कि एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, वेव जो है यह होते हैं दो प्रकार के। वेव कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, दो प्रकार के। कौन कौन से, तो पहला वेव होता है मैकेनिकल वेव। क्या नाम है दोस्तों, मैकेनिकल वेव। जबकि वेव का दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। क्या नाम है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। एक बार फिर से देख लेते हैं वेव कितने प्रकार के, तो दो। कौन कौन सा, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। दोस्तों, मैकेनिकल वेव के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि मीडियम इज रिक्वायर्ड। दोस्तों, मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है, तो मैकेनिकल वेव को संचरित करने के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव को संचरित करने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि लाइट वेव। लाइट वेव जो है दोस्तों, इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। इसके अलावा एक्सरे, इसके भी गमन के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। दोस्तों, मैकेनिकल वेव भी होते हैं दो प्रकार से। कौन कौन सा, तो ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव जो है एक विक्षोभ है
दैट ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम, जो कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, इन अ मीडियम, एक माध्यम में। दोस्तों वेव जो है दो प्रकार से होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे कि लाइट वेव और हमारा हो गया एक्सरे। जबकि मैकेनिकल वेव भी होते हैं दो प्रकार से, ट्रांसवर्स वेव और क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव और साथ में लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। दोस्तों ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल होते हैं सो परपेंडिकुलर रूप से गमन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्टिकल्स समानांतर रूप में यानी कि पैरेलल रूप में क्या करते हैं, संचरित होते हैं। संचरित का मतलब गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव और एक तरफ लिख दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई रबर है, क्या रखे हैं आप लोग, रबर। जैसे कि उस रबर को आप दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, उस रबर को आप क्या किए हुए हैं, दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं। जैसे कि यह रबर का ए पॉइंट हो गया, यह रबर का क्या हो गया, बी पॉइंट। समझते रहिएगा दोस्तों, इस रबर को यदि आप पुश करते हैं, इस रबर को हम क्या कर रहे हैं, पुश भी कह सकते हैं, पिंच भी कह सकते हैं। तो जब आप इसे पिंच कीजिएगा या पुश कीजिएगा तो यह रबर कैसे मूवमेंट करेगा, पहले ऊपर जाएगा या नीचे भी आ सकता है, यानी कि अप एंड डाउन कह सकते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस प्रकार से गमन करेगा। यानी कि इस रबर का जो मूवमेंट है कैसे होगा, परपेंडिकुलर रूप से। मूवमेंट कैसे करेगा, परपेंडिकुलर रूप से। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यह मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट कैसे करेगा, परपेंडिकुलर रूप से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वह वाइब्रेट करते हैं, कैसे, परपेंडिकुलर रूप में। इसके अलावा दोस्तों ये जो ए से लेकर बी तक का जो बीच वाला लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मीन पोजीशन। इसके अलावा इस मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम हाइट है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमम हाइट है इसे बोलते हैं टॉप। मीन पोजीशन से लेकर जो मैक्सिमम हाइट तक वेव संचरित हुआ है, पार्टिकल्स मूवमेंट किए हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा तो इस शेप में लगभग आपका स्प्रिंग जो है आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग का जो भाग संपीड़ित हो गया है, संपीड़ित का मतलब जो संकुचित हो गया है यानी कि सिकुड़ गया है, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्रेशन। जबकि जो भाग सिकुड़ा नहीं हुआ है, फैला हुआ है,
उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेयरफैक्शन। तो आप लोग देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल रूप से गति करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? पैरेलल। पैरेलल बोले तो समानांतर रूप में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। जबकि ट्रांसवर्स वेव में कैसे पढ़ते हैं? क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। इसमें पार्टिकल्स कैसे मूवमेंट करते हैं? तो परपेंडिकुलर। इसमें कैसे मूवमेंट करते हैं? तो पैरेलल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेस्ट। समझते रहिएगा। इसे क्या बोलते हैं? तो ट्रफ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां से आपको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेवलेंथ बोलते हैं। जबकि ट्रफ और ट्रफ के बीच के भी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेवलेंथ। अब समझिएगा दोस्तों, वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? लैम्ब्डा से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्ब्डा से। और वेवलेंथ है क्या? तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? वेवलेंथ। उसी प्रकार ट्रफ और ट्रफ के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वेवलेंथ के नाम से। ऐसे हम डिनोट करते हैं लैम्ब्डा से। दोस्तों, इसके अलावा या ए बी हमारा क्या है? मीन पोजीशन। और इस मीन पोजीशन से क्रेस्ट के बीच की दूरी या फिर मीन पोजीशन से ट्रफ के बीच की दूरी, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड या कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब समझिएगा दोस्तों, मेन पोजीशन से, ये भी है लाइन हमारा क्या है? मेन पोजीशन। और इस पोजीशन से क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर ए से लेकर मान लीजिए पी तक मूवमेंट करते हैं, तो एक बार मैक्सिमम हाइट क्रिएट किए और एक बार मिनिमम हाइट, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक साइकिल होता है। कितना होता है दोस्तों? एक साइकिल। यानी ए से लेकर पी तक कितना हुआ? एक साइकिल। पी से लेकर बी तक यह भी कितना हुआ? एक साइकिल। अब ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर पी तक जाने में जितना टाइम लगा उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइम पीरियड। यानी हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। क्या कहेंगे दोस्तों? एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम मिटा रहे हैं ताकि इसको हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सके। देखिएगा दोस्तों, एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि टाइम पीरियड क्या होते हैं, टाइम पीरियड, तो आप लोग क्या कहिएगा? टाइम टेकन, टाइम टेकन इन वन साइकिल। यानी कि एक साइकिल में जो समय लगता है वही क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? फ्रीक्वेंसी।
हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं कि एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, एक सेकेंड में कितने साइकिल हुए उन साइकिल की संख्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? तो एक सेकेंड में कितना साइकिल हुआ, एक सेकेंड में कितना साइकिल हुआ, उस साइकिल को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में साइकिल की संख्या क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर दोस्तों? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी ध्यान से। ए और बी के बीच के लाइन को कहते हैं मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट यानी क्रेस्ट और मिनिमम हाइट यानी कि ट्रफ, इसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि मीन पोजीशन और क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन और ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। इसके अलावा क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम जानते हैं वेवलेंथ के नाम से और डिनोट करते हैं लैम्ब्डा के नाम से। ट्रफ और ट्रफ के बीच के भी डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लैम्ब्डा यानी कि वेवलेंथ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए से लेकर बी तक इसे हम कहेंगे एक साइकिल, और एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जितना साइकिल की संख्या होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम आपको समझाने वाले हैं वेवलेंथ और टाइम पीरियड और साथ साथ फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है। तो आइए चर्चा करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ए से लेकर बी तक यह हो गया एक साइकिल, या क्या हो गया दोस्तों? 2 साइकिल। इसको आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हो गया हमारे 3 साइकिल। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी को हम क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए ए से लेकर बी तक का जो लाइन है बीच वाला, इसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट को क्रेस्ट और मिनिमम हाइट को ट्रफ बोलते हैं। तो आपको बताए थे कि एक साइकिल में जो समय लगा उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में साइकिल की संख्या को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए पार्टिकल का मूवमेंट होने के लिए, यानी कह सकते हैं वाइब्रेट होने के लिए ए से बी तक जाने में आपका कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 4 सेकेंड लगा। कितना लगा दोस्तों? 4 सेकेंड। अब मान लेते हैं टाइम कितना लगा? तो 4 सेकेंड लगा ए से लेकर बी तक पार्टिकल को मूवमेंट होने के लिए। और अगर हमसे पूछ रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर साइकिल की संख्या आप देख सकते हैं साइकिल कितना है, यहाँ तक तो हो गया एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 2 साइकिल, यहाँ तक कितने हो गए दोस्तों? 3 साइकिल। हमें क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी कितना है। आपको बताए थे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में साइकिल की संख्या। तो जरा देखें टोटल टाइम कितना लग रहा है ए से बी तक जाने में? तो 4 सेकेंड लग रहा है। तो हम कह सकते हैं 4 सेकेंड में
कितना साइकिल हुआ, तो 3 साइकिल। कितना साइकिल हो दोस्तों, 3 साइकिल। तब हम कहेंगे 1 सेकेंड में कितना साइकिल, तो 1 सेकेंड में 3/4 साइकिल। क्या हुआ दोस्तों, 3/4 साइकिल। और यही 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मान कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में साइकिल की संख्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इसका उल्टा क्या होता है, तो टाइम पीरियड। अब समझिएगा, मैंने आपसे क्या बताया था, टाइम पीरियड क्या होता है, समझिएगा दोस्तों, टाइम पीरियड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगता है उसे ही क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, एक साइकिल पूरा होने में जो टाइम लगा वही क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ देखिए, टोटल साइकिल की संख्या तो 3, टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 साइकिल में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। लेकिन अगर एक साइकिल में टाइम निकाले तो कितना लगा, 4/3 सेकेंड। क्या कहेंगे, 4/3 सेकेंड। और यही 4/3 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम पीरियड। दोस्तों आप सभी एक बात नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ 3/4 साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी, और 4/3 सेकेंड क्या है, टाइम पीरियड। यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब समझिएगा, अगर अपोजिट होते हैं तो हम आराम से इसके बीच में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, तो समझिएगा, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1/f, यानी टाइम पीरियड का मान होता है 1/फ्रीक्वेंसी। इसका अपोजिट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।